देवर की मर्दाना ताकत इतनी ज़बरदस्त थी कि जब वो काम करते तो मेरी देवरानी की चीखें निकल जाती। मेरी देवरानी देवर से हाथ जोड़कर छोड़ने की माफ़िया मांगती थी। एक मेरा शौहर था जो जल्दी थक जाता था। मैं अपने देवर जैसा मर्द चाहती थी जो मेरी चीखें निकाल दे। एक रात मैं देवर के कमरे में गई। मैं गुस्से से पागल हो रही थी, समझ नहीं आ रहा था क्या करूं और क्या नहीं। घड़ी की सुइयां धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रही थी और साथ ही मेरा खून खोल रहा था। रात के 12 बजने वाले थे लेकिन मेरा शौहर अभी तक घर नहीं लौटा था। मैं यहाँ से वहां टहल रही थी और अपनी देवरानी के कमरे के बंद दरवाजे को देखकर मुझे और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि वो और मेरा देवर अंदर कमरे में थे और उनकी आवाजें आ रही थी। मेरे देवर की हंसने की आवाजें, साथ ही मेरी देवरानी कह रही थी कि खुदा के लिए आज की रात तो बख्श दें। और मेरा देवर हंसते हुए कह रहा था कि तुम इतनी खूबसूरत हो, इतनी हसीन, दिल ही नहीं चाहता तुम्हें बख्शने का। और फिर मैंने तुम्हें शादी बख्शने के लिए थोड़ी की थी। उसके बाद उनकी आवाज से आना बंद हो गई थी और मैं वापस कमरे में आकर बैठ गई थी। कुछ देर गुजरी तो मैंने साइड टेबल पर रख रखा आवाज उठाकर दीवार पर दे मारा। एक असलम था जिससे ना मेरा ख्याल था और ना ही इस बात की परवाह कि हम दोनों शादीशुदा थे। दूसरी तरफ अजमल था जो बीवी के इश्क में गोडे गोडे डूबा हुआ दिखाई देता था। अब तक अपनी दुकान से वापस ना लौटा था, जबकि अजमल वक्त से पहले ही दुकान बंद करके वापस आ जाता था। उसका कहना था कि वो सोनिया के बगैर एक पल भी नहीं रह सकता। कभी कभी तो सोनिया के अंदाज में चिड़चिड़ापन नजर आता। वो अजमल के जल्दी वापसी आने पर गुस्सा हो जाता और अजमल उसे बाहों में भरकर जबरदस्ती कमरे में ले जाता और मैं ये सब देखकर बस अपना खून ही खोलती, क्योंकि असलम को इन सब चीजों से कोई वास्ता नहीं था और ना ही वो अपने भाई की तरह मेरी मोहब्बत में सर से पांव तक डूबे हुए थे। घड़ी की सुइयां आगे की तरफ बढ़ती जा रही थी और असलम अभी तक नहीं लौटे थे। तंग आकर मैंने फोन मिलाया तो कई दफा बेल बजाने के बाद उन्होंने फोन उठाया था। राबिया, तुम्हें समझ क्यों नहीं आता है? मैं इस वक्त दुकान पर हूँ, कस्टमर्स को डील कर रहा हूँ, तुम बार बार फोन करके मुझे परेशान क्यों करती हो? हमेशा की तरह उन्होंने मेरे फोन से जुड़कर मुझे छिड़का था। असलम, आप घर कब लौटेंगे? मैं कब तक आपका इंतजार करूंगी? मैं बस रो देने को थी। गुस्सा जब हद से ज्यादा हो जाए तो आंखों में आंसू की सूरत ही उतरता था। मेरे साथ भी यही हो रहा था। मेरा गुस्सा आंसू में ढलने लगा था। तुम क्या चाहती हो? मेरा कारोबार खत्म हो जाए, मैं दुकान बंद करके तुम्हारे कदमों में बैठ जाऊं और उसके बाद आगे क्या होगा? मेरी बात सुनो राबिया, अब मेरा मजीद दिमाग खराब मत करो। मैं इस कस्टमर्स को डील कर रहा हूँ, तुमसे तो घर आकर डील करता हूँ। ये कहकर मेरे शौहर ने गुस्से में फोन बंद कर दिया था और मेरे हाथ पांव कांपने लगे थे, क्योंकि पहली बार उन्होंने मुझसे गुस्से में इस तरह बात की थी। फोन बंद करके एक तरफ रखते मैं सोच रही थी कि ना जाने अब वापसी पर उनका मिजाज कैसा होगा। आज पहली बार मैंने उनको इस कदर तल्ख महसूस किया था। मगर मैं भी क्या करती, अपनी आंखों के सामने अजमल और रोजीना को देख देख कर मेरा दम घुटता था। उन दोनों की मोहब्बत और खासकर अजमल के वाहलियानापन ने तो मेरे अंदर एक अजीब सी तशनगी भर दी थी। मेरा भी दिल चाहता था कि मेरा शौहर ऐसी ही मोहब्बत मुझसे भी करे जैसे अजमल रोजीना से करता है। मैं बेड के कोने पर सिमट कर बैठ गई थी। कमरे की खामोशी अब कानों में शोर बनकर गूंज रही थी। दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक मेरे दिल की धड़कन से हमहंग हो चुकी थी। हर गुजरता लम्हा मेरे सब्र को नोच रहा था। बाहर से कभी किसी गाड़ी की ब्रेक की आवाज आती तो मेरा दिल उछल कर हलक में आ जाता। न जाने कितनी देर बाद दरवाजे के ताले में चाबी घूमी। मैं चौंक कर सीधी हो बैठी। असलम अंदर दाखिल हुए तो उनके चेहरे पर थकन के साथ बेजारी भी साफ झलक रही थी। ना सलाम, ना नजर उठाकर देखना, बस जूते उतारे और खामोशी से अंदर बढ़ गए। उन्होंने खुद खुद से मुझसे कोई बात नहीं की थी, ना गुस्सा किया था और ना ही नजर भरकर मुझे देखा था। मैंने ही हिम्मत की और खुद को संभाल कर कहा, आपसे बात करनी है। मेरी आवाज में कपकपाहट थी। असलम ने बस एक नजर मुझ पर डाली थी और आस्ती से जवाब दिया कि अभी नहीं, मैं बहुत थका हुआ हूँ। ये कहकर उन्होंने बात खत्म करनी चाहिए, मगर मेरे अंदर जो तूफान कब से दबा था वो अब बंद बांधने के काबिल नहीं रहा था। मैंने पहली बार हिम्मत करके कहा, थकन सिर्फ आपको होती है। मेरा इंतजार, मेरी तन्हाई, मेरी घुटन, सुबह से लेकर रात तक मैं आपका इंतजार करती हूँ और आधी रात को जब आप घर लौटते हैं तो दो बोल मोहब्बत के अदा नहीं कर पाते। आखिर कब तक मैं आपके इंतजार और आपकी मोहब्बत में तड़पती रहूंगी? पहली बार मैंने हिम्मत करके अपने दिल की
बात पूरी तरीके से उनके आगे रखी थी कि अब सब्र और बर्दाश्त मेरे लिए नामुमकिन हो चुका था। मुझे लगा था कि वो मेरी बात को समझेंगे और मोहब्बत से मुझे गले लगाएंगे, मगर अगले ही पल उनकी पेशानी पर शिकनी गहरी हो गई। ये सब फजूल है बातें हैं, तुम बिला वजह बातों को बढ़ा रही हो। मैं थका हुआ आया हूँ, बजाय इसके मुझसे खाना या पानी पूछो। तुम चाहती हो कि मैं सीधे तुम्हारी मोहब्बत के गुण गाने लगूं। जिंदगी में और भी बहुत से मसले मसाइल हैं, बाहर की दुनिया कितनी मुश्किल है, तुम्हें इन बातों का अंदाजा ही नहीं। कंपटीशन का दौर है, कारोबार ठंडा चल रहा है, इक्का दुक्का कस्टमर्स आते हैं जिनके लिए दुकान देर तक भी खोल कर बैठनी पड़ती है, लेकिन तुम चाहती हो कि मैं हर वक्त बस आई लव यू कहता रहूं। उनके लहजे की सर्दी ने मुझे अंदर तक जमा दिया। मैंने नजर झुका ली मगर आंसू जब्त ना हो सके। बड़ी मुश्किल से मैंने फिर हिम्मत जमा की थी। मैं जानती हूँ कि बर हालात मुश्किल है, मगर मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि आप मुझे भी देखें। अजमल की दुकान भी तो आपके साथ ही है ना, लेकिन देखें वो भी तो वक्त पर घर आता है। और किस तरह रोजीना के साथ। ये कहकर मैं खामोश हो गई। इससे आगे कहने की हिम्मत मुझ में नहीं थी और मेरी इतनी ही बात पर असलम के माथे पर बल पड़ गए थे। क्या चाहती हो तुम? अजमल की तरह मैं भी जोरू को गुलाम बन जाऊं, दुकान बंद करके तुम्हारे घुटनों में बैठ जाऊं? वो तो रोजीना के इश्क में पागल हो चुका है, लेकिन मुझे अभी ऐसे कोई पागलपन के दौरे नहीं पड़े कि जिसके लिए मैं अपने कारोबार को दाव पर लगा दूं। पता नहीं ये किस तरह काम करता है। मेरे शोहर का गुस्सा मुझसे हटकर अब अजमल की तरफ हो गया था और मैं सर पकड़कर बैठ गई थी। मैं भी तो यही कह रही हूँ, रोजीना के खर्चे मुझसे ज्यादा है, उन दोनों की अयाशी हमसे कहीं ज्यादा है। अजमल ना सिर्फ दुकान जल्दी बंद करके आता है, बल्कि रोजीना को बाहर लेकर जाता है, शॉपिंग कराता है, घुमाता फिराता है, हर वक्त उसके आगे पीछे घूमता है। वो भी तो आपके जैसा ही काम करता है ना। फिर वो वक्त कैसे निकालता है, वो कैसे खर्चे करता है। मैं जब भी आपसे कहती हूँ कि मुझे शॉपिंग पर जाना है, आप हमेशा कारोबार की तंगी का रोना डालते हैं, वक्त पर घर नहीं आते, रात को देर से लौटते हैं, मिजाज खराब होता है, बात करो तो मुझे ही काट खाने को आते हैं। आखिर आप में और अजमल में इतना फर्क क्यों है? अगर वो दुकान जल्दी बंद कर रहा है तो फिर वो कैसे इतना ज्यादा कमा लेता है? मुझे तो लगता है कि आप मुझे वक्त देना ही नहीं चाहते। कहीं आपका दिल किसी और में तो नहीं लग गया? आखिर में मेरे दिल का खदशा जुबान पर आया और असलम ने हाथ में पकड़ा पानी का गिलास जमीन पर दे मारा था और बिना कुछ कहे गुस्से में ही कमरे से निकल गए थे। उनकी खामोशी ने मुझे तोड़ कर रख दिया था और कहीं ना कहीं मुझे अपने खदशे और शक से ही लग रहा था। बाकी की रात मैंने रोते हुए गुजारी थी क्योंकि असलम कमरे में ही नहीं आए थे। अगली सुबह जब मैं अपने आप को संभाल कर बालों का जूड़ा लपेटे कमरे से बाहर निकली तो रोजीना ने गौर से मुझे देखा, फिर पूछने लगी, मरियम भाभी सब ठीक तो है? आपकी तबीयत खराब है क्या? रात को आपके कमरे से शोर और हंगामे की आवाज भी आ रही थी। इससे पहले कि मैं रोजीना को कोई जवाब देती, पीछे से अजमल चला आया। हाँ भाभी। भाई की भी बहुत तेज तेज बोलने की आवाज आ रही थी। सब खैरियत है ना? आधी रात को आप दोनों के दरमियान आना हमने मुनासिब नहीं समझा, लेकिन अगर आप चाहें तो बता सकती हैं। कोई परेशानी की बात तो नहीं है? अजमल फिक्रमंदी से पूछ रहा था और मैंने नजरें चुरा ली थी। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। उनके हाथ से पानी का गिलास छूटकर गिर गया था और कुछ कारोबार को लेकर परेशान है, तो बस इसलिए गुस्से में थे, और तो कोई बात नहीं। मैं उन दोनों के आगे अपनी टूटी बिखरी जिंदगी का रोना नहीं डाल सकती थी, खास कर रोजीना के आगे। मैं अपनी देवरानी के आगे खुद छोटी नहीं पड़ना चाहती थी। मेरी बात पर रोजीना ने सर हिला दिया था, जबकि अजमल ने अपना सर पकड़ लिया था। भाई की भी अजीब ही सोच है। उन्हें लगता है आधी आधी रात तक दुकान खोलकर बैठने से खूब कारोबार चमक उठेगा। जो गाहक दिन में नहीं आ रहे वो रात को क्या आएंगे? मैं तो वक्त पर दुकान बंद कर देता हूँ, घर और बीवी को भी टाइम देना चाहिए ना। ये कहते हुए उसने रोजीना के कमर के गिर्द अपने बाजू के हसार बनाया था और उसके कांधे पर अपना सर टिकाते उसके गाल से अपना गाल टिकरा दिया था, जबकि रोजीना एकदम ही घबराकर खुद को छुड़वाने की कोशिश करने लगी थी। अजमल हटे ना, क्या करें आप? भाभी खड़ी हैं। उसके चेहरे पर शर्मिंदगी से सुर्खी छाई थी, जबकि मैं बस बेदिली से उन दोनों को देख रही थी। यही मोहब्बत तो मैं चाहती थी, यही वाहिलानापन, यही इश्क जो अजमल की आंखों में रोजीना के लिए था, जो अजमल के हर अंदाज से नजर आता था। यही सब कुछ मुझे असलम से चाहिए था, लेकिन ना जाने क्यों दोनों भाइयों में जमीन आसमान का फर्क था और इसी बात से मुझे अब नफरत होने लगी थी। अजमल ने रोजीना को छोड़ने
छोड़ने के बजाय उसे खींच कर कमरे की तरफ घसीटा था और अपने साथ कमरे में ले जाकर दरवाजा बंद कर लिया था। दरवाजा लॉक होने की आवाज पर मेरे दिल में अजीब सा शोर पैदा हुआ था। इतने में मेरी नजर सीढ़ियों से नीचे आते असलम पर पड़ी थी, जिन्होंने शायद सारी रात छत पर गुजारी थी। उनकी आंखों में सुर्खी छाई हुई थी, एक हाथ में सिगरेट थी और दूसरे में मोबाइल फोन। एक नजर मुझ पर डालते वो कमरे में जाकर बंद हो गए थे और मैं रोते हुए बावर्ची खाने का रुख कर चुकी थी। सुबह के नाश्ते के साथ मुझे दोपहर का खाना भी तैयार करना था, क्योंकि रोजीना बहुत कम ही किचन के काम करती थी। वो किचन में अभी जाती तो अजमल उसे काम ही ना करने देता। जब तक अजमल घर होता था रोजीना किचन में कदम नहीं रखती थी और ये बात मुझे अच्छी तरह मालूम थी। फिर 4 लोगों का काम ही कितना होता है, इसलिए मैं खुद ही चुपचाप सारा काम कर लेती। अभी अजमल और रोजीना अपने कमरे में बंद थे और असलम ने खुद को हमारे कमरे में कैद कर लिया था। मेरे नाश्ते के साथ दोपहर का खाना भी चढ़ाया और सफाई शुरू कर दी। काफी देर बाद जब रोजीना कमरे से निकली तो उसके बाल बिखरे हुए थे, लिबास पर शिकनी थी और आंखें शर्म से झुकी हुई। उसने जल्दी से आगे बढ़कर मेरे हाथ से झाड़ू छीन ली। कहने लगी, भाभी छोड़ दे, सफाई मैं कर लूंगी, अच्छा नहीं लगता जब तक अजमल नहीं जाते सारा काम आपके ऊपर आ जाता है। अभी मैंने उन पर गुस्सा किया है और कहा है कि जाकर दुकान खोलो। रात को भी इतनी जल्दी दुकान बंद करके आ जाते हैं। अब भी कह रहे हैं शाम को जल्दी आऊंगा, शॉपिंग पर चलेंगे। मैंने मना भी किया है लेकिन सुनते ही नहीं। वो बेचारी अपनी ही धुन में बोलती जा रही थी और परेशान भी नजर आ रही थी और मैं ताज्जुब भरी नजरों से उसे देख रही थी। क्या किस्मत पाई थी इसने, और एक मेरी किस्मत थी जो मुझे असलम जैसा पत्थर दिल मर्द मिला था। बेइख्तियार मेरे मुंह से निकल गया, रोजीना तुम कितनी खुशकिस्मत हो, तुम्हारा शौहर तुम्हें रोज घुमाने ले जाता है, शॉपिंग पर ले जाता है, तुम्हारे खर्चों पर वो दिलो जान से पैसे खर्च करता है। ऐसा शौहर किस्मत से ही मिलता है। मेरी बात पर रोजीना ने सर उठाकर मेरी तरफ देखा तो उसकी आंखों में एक अजीब सी खामोशी थी जिसे मैं समझ नहीं पाई। फिर वह आहिस्ते से कहने लगी, भाभी रोज रोज ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता। मेरा दिल चाहता है मैं नॉर्मल लाइफ गुजारूं, घर के काम काज करूं, घर में वक्त और दूसरी चीजों को तवज्जो दूं, लेकिन मेरा सारा वक्त सारी तवज्जो सिर्फ और सिर्फ अजमल की तरफ ही रह जाती है, क्योंकि वो मुझे एक पल के लिए भी नहीं छोड़ते। कितना अरसा हो गया मैं अपने मायके नहीं गई, मुझे अपने घर वालों की इतनी याद आ रही है, लेकिन अजमल मुझे जाने ही नहीं दे रहे। इसके अलग ही शिकवे थे और मेरी अलग शिकायत है। इसे अपने मायके की याद सता रही थी और मैं बस असलम की मोहब्बत के लिए तड़प रही थी। मैंने हंसकर कहा, रोजीना जब शोहर इतना मोहब्बत करने वाला है तो तुम क्यों मायके के पीछे भाग रही हो, जाकर अजमल के साथ खड़े खड़े मिल आना। वो कहने लगी, 2 दिन पहले गई तो थी लेकिन बस आधे घंटे के लिए। इसमें भी अजमल हर वक्त मेरे बराबर बैठे रहे थे, एक पल के लिए भी मुझे अकेला नहीं छोड़ा कि मैं अपनी अम्मा से अपने दिल की कोई बात कर सकूं, अपनी बहनों से हाल चाल पूछ सकूं। अब हर बात अजमल के सामने नहीं की जा सकती ना। आह भरते सफाई करते हुए वो आगे बढ़ गई थी और मैं उसकी पुश्त पर लहराते गीले बालों को देख रही थी जिनसे अभी भी पानी टपक रहा था और मुझे मजीद मेरी बेबसी और तन्हाई का एहसास दिला रहा था। मैं तड़पते दिल के साथ कमरे में पहुंची तो मेरा शोहर तैयार हो रहा था। आंखों में अभी सुर्खी थी, शायद वो सारी रात जागता रहा था। बेइख्तियार मुझे अपने ऊपर ही गुस्सा आया कि मैंने क्यों रात को झगड़ा किया। अगर मैं मोहब्बत से उन्हें अपने करीब करती तो शायद मेरी तन्हाई भी दूर हो जाती। मैं फौरन ही असलम के करीब गई और उनका हाथ पकड़ लिया। आई एम रियली सॉरी असलम, मुझे ऐसे झगड़ा नहीं करना चाहिए था, बस मुझे गुस्सा आ गया था। मैं शर्मिंदा सी हो रही थी। असलम ने एक गहरी नजर मुझ पर डाली और कहने लगे, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ मरियम, लेकिन हर बार लफ्जों में इजहार नहीं कर सकता। मैं इस वक्त बाहर एक बहुत तवील जंग लड़ रहा हूँ, कारोबार बिल्कुल ठंडा चल रहा है, दुकान के मालिक ने किराया बढ़ाने की बात की है और मेरे पास इस वक्त बिल्कुल पैसे नहीं है। अगर तुम चाहती हो कि मैं अजमल की तरह पैसे लुटाऊं तो मेरे पास इतने पैसे नहीं है। अजमल क्या करता है क्या नहीं, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। इसकी अपनी दुकान, अपना कारोबार है, वो कब खोलता है कब बंद करता है, किस तरह कमाता है, ये सब उसके जाती मसाइल हैं। वो रोजीना के साथ कैसे रहता है, कैसे पैसे खर्च कर रहा है, ये उन दोनों की जाती मामलात हैं। जब तक तुम इन दोनों पर नजर रखोगी कभी खुश नहीं रह सकोगी। मेरे शौहर ने दबे दबे लफ्जों में मुझे वो हकीकत समझानी चाहिए थी जो मैं समझ कर भी समझने को तैयार नहीं थी, लेकिन इस वक्त मैं अपने शौहर को नाराज घर से बाहर जाने नहीं दे सकती थी, इसलिए मैंने प्यार से उनका हाथ पकड़े रखा। चले ना हम साथ में नाश्ता करते हैं। फिर मैं उन्हें जबरदस्ती लेकर डाइनिंग टेबल पर पहुंची तो अजमल वहां पहले से ही बैठा रोजीना को अपने हाथ से नाश्ता करवा रहा था। ये देखकर मेरे दिल तड़प कर रह गया। रोजीना ने हमें देखते ही थोड़ा सा आंखों से इशारा किया जैसे अजमल को मना करना चाहती हो, लेकिन अजमल ने फिर भी मोहब्बत से उसके मुंह में नवाला डाल दिया और फिर मुझसे कहने लगा, भाभी मैं शाम को रोजीना को शॉपिंग पर लेकर जा रहा हूँ, आप भी घर में बोर होती रहती हैं, साथ चले ना, थोड़ी बहुत शॉपिंग आप भी कर लीजिएगा। वो बहुत अदब और एहतराम से मुझसे पूछ रहा था। मैंने एक नजर अपने शोहर पर डाली जिनकी आंखों में नापसंदगीदगी नजर आई थी और फिर खुद ही इनकार कर दिया, नहीं मुझे तो शॉपिंग वगैरह पसंद
ही नहीं है। मैं बहुत थक भी जाती हूँ, तुम लोग चले जाओ, मैं आराम करूंगी। मैंने अपने शौहर की नापसंदीदगी की वजह से साफ इनकार किया था, वरना घर की चार दीवारें अब मुझे काट खाने को दौड़ रही थी और मैं खुद भी बाहर जाना चाहती थी। मेरे इनकार करने पर अजमल खामोश हो गया। फिर रोजीना से कहने लगा, तुम तैयार रहना, मैं बस बाहर से ही गाड़ी का हॉर्न बजाऊंगा, फौरन बाहर आ जाना। और उसके बाद वो उठकर घर से बाहर निकल गया था। इसके पीछे ये असलम भी नाश्ता करके चले गए थे। रोजीना कहने लगी, भाभी आपका तो इतना दिल था, साथ चले ना शॉपिंग पर। मैं तो रोज रोज की शॉपिंग से थक चुकी हूँ। वो वाकई ही बेजार नजर आ रही थी। मैंने मुस्कुराकर कहा कि नहीं, असलम के पास जब वक्त होगा तब मैं उनके साथ जाऊंगी। अगर अभी तुम लोगों के साथ चली गई तो फिर बाद में वो मुझे नहीं ले जाएंगे। रोजीना जैसे मेरी बात समझ गई थी, हाँ में सर हिलाते वो अपने कमरे में चली गई। घर का काम तकरीबन निपट चुका था। मैं भी अपने कमरे में आकर बैठ गई थी, लेकिन दिल था कि मुस्तकिल बेचैन था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि जब मेरे शोहर और देवर का एक जैसा काम था तो फिर दोनों की टाइमिंग्स में इतना फर्क क्यों था। क्यों मेरे शोहर मुझ पर पैसा खर्चने को तैयार नहीं होते थे और अजमल कैसे अपनी बीवी पर इतना पैसा लुटाता था। फिर दोनों की मिजाज में भी जमीन आसमान का इतना फर्क था। जबकि मैं रोजीना से कहीं ज्यादा खूबसूरत थी, जवान थी, मगर असलम नजर भरकर भी मुझे दूसरी बार नहीं देखते थे। हर वक्त काम के मामलों में उलझे रहते थे। बात करने बैठते तो 10 बार उनका मोबाइल फोन बज जाता और दूसरी तरफ अजमल तो जैसे फोन उठाता ही नहीं था। हर वक्त बीवी के पीछे पीछे घूमता था और उसकी इतनी तारीफ करता कि मैं खुद हैरान रह जाती। मैं आईने में खुद को देख रही थी। मैं एक मुकम्मल और हसीन औरत थी। मेरी उम्र 30 साल के करीब होने को थी और इसलिए मेरा जिस्म भरा भरा सा हो गया था। उम्र के साथ साथ जिस्म भरने से मेरी खूबसूरती में 4 चांद लग गए थे। मैं दुपट्टे एक तरफ रखते हुए खुद को आईने में गौर से देख रही थी कि आखिर मुझ में ऐसी कौन सी कमी है जो असलम मेरी तरफ खींचते ही नहीं। फिर मैं कमरे से बाहर निकली तो रोजीना लाउंज में ही बैठी टीवी देख रही थी। मैं उसके पास ही बैठ गई, मगर मेरी नजर बार बार उसके वजूद पर जा रही थी। वो 22-23 साल की दुबली पतली सी लड़की थी। आंखों में रात जागने की वजह से लाली उतरती नजर आ रही थी। आंखों के नीचे हल्के भी हो रहे थे, जो चेहरे पर थकावट भी थी। मुझे तो उसमें ऐसी कोई खास बात नजर नहीं आई थी कि अजमल उस पर पूरी तरह वारफ्ता ही हो जाता। उसने मेरी नजरों का इर्तकास महसूस किया तो मैं बेख्तियार मुस्कुरा दी और कहा, रोजीना आंखों के नीचे कितने हल्के पड़ रहे हैं, थकी थकी सी रहती हो, जल्दी क्यों नहीं सो जाती। मेरी बात पर उसके चेहरे पर धीमी सी मुस्कुराहट आ गई। भाभी बस क्या करूं, मजबूरी है। रोजाना अजमल को कहती हूँ कि जल्दी सोने दो, मगर उन्हें कोई बात समझ कहाँ आती है। ये कहते हुए उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया था। वो टीवी की तरफ तवज्जो दे रही थी, लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे वो बहुत ज्यादा ही थकी हुई हो। तुम्हें अच्छा नहीं लगता क्या? तुम्हारा शौहर तुमसे इतनी मोहब्बत करता है, तुम्हारा इतना ख्याल करता है। मुझे देखो, असलम के पास तो मेरे लिए वक्त ही नहीं है। मैं असलम के इंतजार में जागती हूँ और बस जागती ही रह जाती हूँ। तुम तो शुक्र अदा करो कि तुम अजमल के साथ जागती हो। ये बात कहते हुए मैं बूढ़ा सा हंसी थी, जैसे अपने अंदर की कोई खलिश छुपा रही हूँ। जबकि वो बेख्तियार मुझे देखते हुए कहने लगी, भाभी असलम भाई बहुत अच्छे हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बस कारोबार में उतार चढ़ाव की वजह से उनका मिजाज थोड़ा बिगड़ गया है, वरना वो तो हमेशा से ही बहुत नेक दिल और ख्याल रखने वाले इंसान थे। दरअसल रोजीना असलम और अजमल की खालाजाद बहन थी, इसलिए वो मुझसे पहले से असलम को जानती थी और अभी असलम की ही तरफदारी कर रही थी। उसकी बात पर मैं बस सर हिलाकर रह गई। ऐसे ही दिन गुजर गया और शाम को वो शॉपिंग पर चली गई। रात गई, वो दोनों मियाँ बीवी वापस लौटे तो रोजीना थकन से निढाल थी। वो कमरे में चली गई और अजमल मेरे पास आ गया। भाभी एक कप कॉफी बना देंगी? रोजीना बहुत थकी हुई है, मैं उसे तंग नहीं करना चाहता। मैंने मुस्कुराकर कहा, हाँ में जवाब दिया और फिर थोड़ी देर बाद कॉफी बनाकर जब देने के लिए उनके कमरे में गई तो अचानक ही मैं हैरान रह गई। अजमल रोजीना के पांव दोबारा था और उसके पैरों की उंगलियां सहलाते हुए कह रहा था कि मेरी जान, आज तुम्हें बहुत ज्यादा घुमाया है ना, मैं क्या करूं। मैं हर अच्छी से अच्छी चीज तुम्हें दिलाना चाहता हूँ, बस इसलिए परेशान करता हूँ। वो और भी कुछ कह रहा था, लेकिन मुझे तो जैसे सुनाई देना बंद हो गया था। बीवी से ऐसे वालियाना मोहब्बत मैंने आज तक किसी मर्द को करते नहीं देखी थी। मेरा शोहर अगर मेरा हाथ भी पकड़ लेता तो मैं खुशी से झूम जाती। यूं कदमों में बैठकर पांव दबाना और थकन का एहसास करना तो बहुत दूर की बात थी। मैंने गला खनकारा तो अजमल मेरी तरफ मुतवज्जा हुआ। फिर मैंने कॉफी एक तरफ रख दी और पूछा, कुछ और तो नहीं चाहिए? उसने इनकार में सर हिलाया और फिर एक शॉपिंग बैग मेरी तरफ बढ़ा दिया। वो एक बहुत खूबसूरत सी साड़ी थी। मैंने हैरत से देखा और पूछा, ये क्या है? तो कहने लगा, आप तो शॉपिंग पर जाती नहीं ना, भाई को आपका ख्याल है, इसलिए मैं आपके लिए ले आया हूँ। रोजीना को भी ये साड़ी बहुत पसंद आई थी आपके लिए। रोजीना भी सर हिलाने लगी और मैं उन दोनों का शुक्रिया अदा करते शर्मिंदगी से कमरे में वापस लौट आई। कमरे में आते ही मैंने साड़ी पूरी तरह खोल कर देखी तो मेरा दिल मचल गया। बहुत ही खूबसूरत और हसीन साड़ी थी।
मैंने जल्दी से अपना लिबास एक तरफ डाला और साड़ी लपेटना शुरू कर दी। वो ब्लैक कलर की जालीदार साड़ी थी जिसे पहनकर मैं बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। हाँ, अलबत्ता इसका ब्लाउज ना सिर्फ थोड़ा छोटा था बल्कि फिटिंग में भी बहुत टाइट था। या शायद मेरा ही जिस्म भर गया था, इसलिए मुझे टाइट हो रहा था। मैंने मगर फिर भी उसे जैसे तैसे पहन लिया और आईने के आगे गोल गोल घूमने लगी। इतने में मेरे कमरे का दरवाजा बजा तो मुझे लगा असलम आई होंगे। मैंने भी बेख्तियार बालों की पोनी खींची और बाल खोलकर शानों पर बिखेर लिए। खुद पर एक आखिरी नजर डाली और जल्दी से जाकर दरवाजा खोला, लेकिन सामने अजमल खड़ा था। मैं एकदम से शर्मिंदा होगी। उसकी निगाहें मुझ पर ठहर गई। वो सर से पांव तक मुझे देखने लगा, फिर कहने लगा, भाभी आप पर तो ये बहुत जच रही है। उसकी निगाहें पूरी तरह मेरा जायजा ले रही थी और मैं शर्मिंदा से थोड़ी पीछे हो गई थी। फिर उसने एक कार्ड मेरी तरफ बढ़ा दिया, कहने लगा, भाभी ये शॉप का कार्ड है, मैं यही बताने आया था कि अगर आपको फिटिंग वगैरह में कोई इश्यू हो तो आप साइज चेंज करवा सकती हैं। रेडीमेड ब्लाउज था, इसलिए जो साइज मुझे समझ आया मैंने ले लिया। अब मेरी बीवी तो दुबली पतली है ना, इसलिए मुझे आपके साइज का अंदाजा नहीं हो सका। वो मुस्कुराते हुए मुझ पर आखिरी निगाह डालकर जा चुका था और मैं जल्दी से दरवाजा बंद करते गहरी गहरी सांसें लेने लगी थी। ब्लाउज काफी छोटा था और मैं आज से पहले कभी अजमल के सामने इस हुलिये में नहीं गई थी। मैंने जल्दी से साड़ी तब्दील करके एक तरफ रख दी। रात भी असलम देर से आए और मैंने उनके साथ फिर कोई झगड़ा नहीं किया। वो बताने लगे कि उन्हें 2 दिन के लिए शहर से बाहर जाना होगा। वो कुछ सामान के लिए खरीदो फरोख्त के सिलसिले में 2 दिन के लिए जा रहे हैं। ये सुनकर मेरा दिल बैठ गया था। पहले ही वो मुझसे पास रहकर दूर थे और अब तो 2 दिन के लिए जाने की बात कर रहे थे। खैर, मैंने झगड़ा करने के बजाय उनका सामान बांधा और वो मुझे ख्याल रखने की ताकीद करते हुए कुछ पैसे मेरे हाथ में पकड़ा गए। उनके जाने के बाद मैं और भी अकेला महसूस कर रही थी। फिर उसी दिन दोपहर को रोजीना का अजमल से झगड़ा होने लगा। रोजीना की वालदा यानी अजमल और असलम की खाला बहुत बीमार थी और वो रोजीना को अपने पास कुछ दिन के लिए बुला रही थी। रोजीना यही बात अजमल से कह रही थी कि वो 2-4 दिन में वापस आ जाएगी, लेकिन अजमल तो उसके बगैर रहने को तैयार ही नहीं था। वो कह रहा था, या तो तुम नहीं जाओगी या फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। रोजीना का कहना था वहाँ कोई एक्स्ट्रा कमरा नहीं है, वो अपनी माँ के साथ एक ही कमरे में रहेगी। अजमल को कैसे अपने साथ रखे। उन दोनों का झगड़ा सुनकर मैं फौरन ही वहां चली गई। तुम दोनों आपस में ना झगड़ो। और अजमल 2-4 दिन की ही तो बात है, खाला वाकई ही बहुत बीमार है। तुम रोजीना को छोड़ाओ, मैं हूँ यहाँ, सब चीजों का ख्याल कर लूंगी। अजमल एक नजर मुझ पर डाली और कहने लगा, भाभी देख लें, घर की सारी जिम्मेदारी आप पर आ जाएगी। मैंने मुस्कुराकर कहा, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, वैसे भी असलम भी गए हुए हैं, ये भी चली जाएगी। तुम भी सुबह से रात तक दुकान पर होते हो, घर में काम ही क्या बचेगा। तुम परेशान ना हो और इसे छोड़ाओ। शादी को साल होने वाला है, अब तक ये बेचारी अपनी मायके रहने नहीं गई है। मैंने रोजीना की तरफदारी की तो वो खुश हो गई और फिर मेरे बहुत कहने पर अजमल उसे छोड़ने के लिए चला गया। मैं सारा दिन घर के काम काज करती रही। रात हुई तो अजमल वापस लौटा, मगर कहने लगा, मैं खाना खा कर आया हूँ। फिर वो अपने कमरे में चला गया। मैं भी किचन समेट कर कमरे में आई तो मेरा दिल अजीब ही अंदाज में धड़कने लगा। मेरा शौहर मुझसे बहुत दूर था। कितने दिन हो गए थे हम दोनों के दरमियान कोई ताल्लुक नहीं बन सका था। मैंने खुद को आईने में देखा तो अपनी खूबसूरती पर मुझे खुद ही प्यार आने लगा। बेख्तियार मैंने वही साड़ी निकाली और पहन ली। मैं साड़ी पहनते ही पूरी तरह खिल गई थी। फिर न जाने क्या ख्याल आया कि मैंने अजमल के कमरे का रुख किया। दरवाजा खुला हुआ था। मैंने आहिस्ता से ना लॉक किया और अंदर दाखिल हो गई। अजमल बिस्तर पर लेटा हुआ था। मुझे देखते ही उठ बैठा। उसकी नजरें मेरे वजूद के आर पार होने लगी। मैंने आहिस्ता से अपना पल्लू एक साइड किया और कहा, अजमल मुझे ये ब्लाउज बहुत टाइट लग रहा है, तुम देखो, अगर ये चेंज हो सकता है तो प्लीज चेंज करा दो। इस दिन मैंने पहना था लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था। आज मैंने दोबारा ट्राई किया तो मुझे लग रहा है कि ये चेंज होना चाहिए। मैंने जानबूझकर हर तरफ से गोल घूमकर अजमल को अपना आप दिखाया था। वो उठकर नजदीक आया और गौर से मेरा जायजा लेने लगा। फिर कहने लगा, नहीं ये फिटिंग बिल्कुल ठीक है, कम से कम कपड़ों में इतनी फिटिंग तो होनी चाहिए। मैं रोजीना को भी कहता हूँ आप जैसी हो जाए, लेकिन पता नहीं ढंग से खाना भी नहीं खाती है। अच्छे बड़े से बड़े होटल में भी ले जाऊं तो भी वो 2 नवालों के बाद इसका बस हो जाता है। हर वक्त बस उसे मायके जाने का भूत सवार रहता है। एक आप ही तो हैं, आपने कभी मायके जाने की बात नहीं की। अजमल की बात पर मैं धीमे से मुस्कुराई तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, मुझे अपने पास बिठाया और कहने लगा, भाभी मैं चाहता हूँ कि भाई आपको बिल्कुल वक्त नहीं देते। आप बहुत ज्यादा तन्हा और परेशान हैं।
अगर आप चाहें तो कुछ वक्त मेरे साथ गुजार सकती हैं। अजमल की बात का मतलब समझते हुए मेरा चेहरा सुर्ख पड़ गया था। मैं जानती थी ये गलत है, गुनाह है, लेकिन दिल अजीब ही बेचैनी से भरा हुआ था। बेख्तियार अजमल ने मुझे गले से लगाया और फिर कहने लगा कि आप ये खा लें, इसके बाद मैं आपकी खिदमत करूंगा। मैंने ना समझे से वह कैप्सूल देखा जो उसने मेरी तरफ बढ़ाया था और फिर मैंने वो कैप्सूल खा लिया। उसे खाने के बाद मुझे जैसे कुछ होश नहीं रहा। हर चीज धुंधली धुंधली नजर आने लगी। बस याद था तो इतना जैसे कुछ गलत हुआ हो। अगली सुबह मुझे होश आया तो मेरा देवर एक तरफ बैठा सिगरेट सुलगा रहा था और मैं बेलिबास से बिस्तर पर पड़ी थी। मैं उठकर बैठी और चीखने लगी, क्या किया है तुमने मेरे साथ? क्योंकि मुझे कुछ भी ठीक से याद नहीं था। वो मुस्कुराया और कहने लगा, मैंने कुछ गलत नहीं किया है, बस वही किया है जो मुझे करना चाहिए था, या फिर जो मैं रोजीना के साथ करता हूँ। वो मायने खेज लहजे में कहता हुआ मेरे करीब आया तो मेरी जान निकल गई। और फिर उसने एक वीडियो चला दी जिसमें उसने मेरे बेलिबास वजूद की पूरी तरह से वीडियो रिकॉर्ड की हुई थी। मैं फटी फटी आंखों से मंजर देख रही थी। कहने लगा, अब ये वीडियो बहुत महंगे दामों में फरोख्त होगी। रोजीना पुरानी हो चुकी है, अब इसकी वीडियोस ज्यादा अच्छे दामों पर फरोख्त नहीं होती। लोग इसे देखने के आदी हो चुके हैं। मैंने दूसरे मर्दों के साथ भी इसकी वीडियोस रिकॉर्ड की हैं, लेकिन वो भी इतनी नहीं चलती। मगर पता है, इस वीडियो की कीमत बहुत ज्यादा लगी है। अगर आप राजी हो तो जब तक भाई नहीं आते मैं अपने दोस्त को बुलवा लेता हूँ, आप दोनों की वीडियोस रिकॉर्ड करूंगा। देखना कितना पैसा आएगा। आप पैसे के लिए तड़प रही हैं, मैं जानता हूँ। जब आपके पास पैसा आएगा तो आपके शौहर को भी कारोबार की फिक्र नहीं होगी। आप भी लग्जरी लाइफ गुजारेंगी। ज्यादा कुछ नहीं करना, बस कैमरे के आगे थोड़ा बहुत खुद को एक्सपोज करना है या फिर किसी आदमी की बाहों में लेट जाना है। ये कहते हुए वो जोर से हंसा था और मुझे उसके घिनौने काम की समझ आ गई थी। मैं एकदम ही रोने लगी थी। अजमल, ये तुमने क्या कर दिया? और रोजीना उसके साथ तुमने ये हरकत की है? मुझे तो जैसे यकीन ही नहीं आ रहा था। वो कहने लगा, बस इतनी पारसा ना बने। कल रात आप खुद चलकर मेरे कमरे में आई थी। यही तो चाहती थी आप, कि आपके अंदर की आग बुझ जाए। तो मैंने क्या गलत किया? अब अगर आप कहेंगी तो मैं अपने दोस्त अलियास को बुलवाऊंगा। वो रोजीना के साथ भी वीडियोस बनाता रहा है, आपके साथ भी बना लेगा। मैंने फौरन इनकार किया, अपने आप को चादर में लिपेटती अपने कमरे में आई और फूट फूट कर रोने लगी। थोड़ी देर बाद वो मेरे पीछे आया और कहने लगा, खबरदार जो भाई के सामने कोई बात कही, वरना वो खुद आपको तलाक दे देंगे। अगर अपने रिश्ते को बचाना चाहती हैं तो अपना मुंह बंद रखें। उसने जैसे मुझे धमकी दी थी और मैं जान गई थी कि वो क्या कुछ कर सकते हैं। मैंने उससे कहा था कि चले जाओ मेरे सामने से और दोबारा मेरे आगे मत आना। मुझे एहसास हो गया था कि गलती उसकी नहीं मेरी भी थी। मैं खुद ही तो उसके कमरे में गई थी। सारा दिन मैं रोती तड़पती रही थी। अगली रात भी मैं कमरे में बंद रही थी। वो दोबारा मेरे पास नहीं आया था। शायद मैंने उसे खुद ही मौका दिया था। अगले दिन मेरा शोहर वापस आया तो मुझे देखते ही गले से लग गया। कहने लगा, मैंने तुम्हें बहुत याद किया। असलम का ये रूप देखकर मैं हैरान हुई। फिर वो मेरे पास बैठकर मेरे हाथ थाम कर कहने लगा, 2 दिन तुमसे दूर रहने के बाद एहसास हुआ कि मैं तुम्हारे बगैर बिल्कुल नहीं रह सकता। मैं तो हर छोटी से छोटी चीज के लिए भी तुम पर डिपेंड करता हूँ। पता है, मैं वहां तुम्हें हर लम्हा याद करता रहा। और सबसे बड़ी बात यह कि मैं जिस डील के लिए गया था वो भी फाइनल हो गई। मुझे उम्मीद है कि अब दुकान बहुत अच्छे से चलने लगेगी। मैं अपने शोहर के आगे शर्मिंदगी से सर झुकाए बैठी थी। वो और भी बहुत कुछ कह रहा था, बता रहा था कि वो मुझसे मोहब्बत करता है। बस जिम्मेदारियों के बोझ तले दबकर शायद वो इस मोहब्बत को जिता नहीं सका। मगर अब जब वो रिलैक्स था तो टूटकर मुझ पर अपनी मोहब्बत बरसा रहा था। लेकिन अब शायद मैं उसके काबिल नहीं थी। मैं उसे क्या बताती कि उसके पीछे मैंने अपनी इज्जत को खुद ही रोक दिया था। मजबूरन मैं खामोश हो गई। 2 दिन बाद रोजीना अपने मायके से वापस आ गई। उसके वापस आने के बाद उन दोनों मियाँ बीवी में बहुत शदीद झगड़ा शुरू हो गया। मैं और मेरे शोहर भाग कर गए तो हम हैरान रह गए, क्योंकि रोजीना अपने शोहर से तलाक मांग गई थी। असलम को तो वजह समझ नहीं आई, लेकिन मैं जान गई थी कि वो अपने मायके से हिम्मत लेकर वापस लौटी है, जबकि अजमल उसे तलाक नहीं देना चाहता था। उसने कह दिया था कि वो खुला ले लेगी और फिर वो चली गई थी हमेशा के लिए। उसके जाने के बाद अजमल किसी काम से घर से बाहर निकला और उसी दौरान उसका एक्सीडेंट हो गया था। वो माजूर बिस्तर पर पड़ गया था। उसकी एक्सीडेंट की खबर पर रोजीना वापस आ गई थी। वो मेरे आगे बैठकर रो रही थी। मैंने उसे गले से लगाया तो वो आहिस्ता आहिस्ता बताने लगी कि वो अजमल से बहुत मोहब्बत करती थी, लेकिन अजमल एक कामचोर किस्म का मर्द था जो कम काम करके कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना चाहता था। और उसके लिए उसने अपने दोस्तों के कहने में आकर रोजीना को इस्तेमाल किया। वो भी उसकी मोहब्बत और पैसे की लालच में शुरू में बह गई, लेकिन फिर धीरे धीरे उसे एहसास हुआ ये गलत है, गुनाह है, इसलिए अपने घर जाना
जाना चाहती थी। बड़ी मुश्किल से जब उसे घर जाने का मौका मिला तो उसने अपनी माँ को सब कुछ बता दिया। उसके घर वाले चाहते थे कि वो दोनों अलग हो जाएं और इसलिए रोजीना तलाक का मुतालबा कर रही थी। रोजीना की बात सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा दुख पहुंचा था। वो बेचारी मोहब्बत के हाथों पूरी तरह लूट चुकी थी और कुछ लालच में, और कुछ मेरा हाल भी ऐसा ही था। फिर काफ़ी दिन तक अजमल का इलाज चलता रहा और एक दिन वो हुआ जिसका हमने तस्वुर भी नहीं किया था। अचानक डॉक्टर ने बताया कि अजमल का सांस उखड़ गया है, उसे वेंटिलेटर पर रखा गया है और फिर वो खामोशी से इस दुनिया से चला गया। रोजीना बेवा होकर अपने घर लौट गई। मेरी और असलम की खामोश जिंदगी में औलाद की खुशी बाहर बनकर आई। लेकिन आज भी मैं असलम के आगे बहुत छोटी हूँ। कभी कभी नजरें चुराने पर मजबूर हो जाती हूँ, तो कभी कभी दिल चाहता है कि खुद अपनी ही जान ले लूं। मैंने एक रात खुद पर काबू ना पाकर अपनी सारी जिंदगी को अजाब बना लिया। मैं अब सबसे यही कहूंगी कि अपने जज्बात को काबू में रखना सीखें, अपने शोहर की मजबूरियों को समझें। अगर वो जुबानी आपसे मोहब्बत का इजहार नहीं कर पाता तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपसे मोहब्बत नहीं करता। अपने रिश्ते को वक्त दें, लेकिन ऐसा कोई गलत कदम ना उठाए जिसकी वजह से सारी जिंदगी आपको पछताना पड़े। आज असलम मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, मेरे आगे पीछे घूमता है, उसका कारोबार चमक उठा है, हमारे घर में बेटी की खुशी भी आ गई है। लेकिन मैं आज भी खुद को आईने में देखती हूँ तो मुझे घिन आती है।